हाँ देखो, बुक केप्ट बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बुक्स इनको रखनी पड़ती है? तो जितने भी हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, अनाथालय हो गए, वृद्धा आश्रम हो गए, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, है ना, जहाँ पर स्पोर्ट्स सिखाया जाता है सस्ते के अंदर, तो ये जो है इनको कौन सी बुक्स रखनी पड़ेगी? इनको एक सबसे पहली बुक रखनी पड़ती है कैश बुक, फिर इनको रखना पड़ता है स्टॉक रजिस्टर। कैश बुक में क्या होता है, कितनी कैश रिसीव्ड हुई, कितनी कैश पेड करी, उसका हिसाब किताब, और कितनी बची हुई है, कितनी ओपनिंग थी। स्टॉक रजिस्टर्ड के अंदर जो है कितना स्टॉक आपने परचेज किया। सर स्टॉक क्यों परचेज करेंगे, हम आगे सेल तो कर ही नहीं रहे ना, स्टॉक क्यों परचेज करेंगे? बेटा ये वो स्टॉक नहीं है, ये सेल वाला स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक है जैसे आपके स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जो है आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं चाहिए क्या? फुटबॉल हो गया, बैट हो गया, बॉल हो गया, या टेनिस जो प्लेयर जो होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, मुझे स्पोर्ट्स का इतना नॉलेज नहीं है, तो वो स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट है वो नहीं चाहिए क्या? तो उस स्टॉक की बात चल रही है। जैसे स्कूल से तो स्टेशनरी हो गई आपकी, है ना, तो अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई अनाथालय है तो वहाँ पर कुछ स्टॉक तो होगा ना, जिनसे हम उनको सर्विस देंगे लोगों को, तो उस स्टॉक की बात चल रही है। तो उस स्टॉक का रजिस्टर रखना पड़ेगा कि कितना स्टॉक नया परचेज किया, कितना पुराना पड़ा था, कितना खराब हो गया, है ना वो। फिर है आपका मेंबरशिप रजिस्टर, काफ़ी सारे लोग जाके यहाँ मेंबर बन जाते हैं, तो उनका पूरा डिटेल इसके अंदर होता है मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के अंदर, इस मेंबरशिप रजिस्टर के अंदर। आया समझ में? तो अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछे कि कौन कौन सी बुक्स रखनी पड़ती है एनपीओ को, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, आपको 3 नाम लिखने हैं, कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर्ड और मेंबरशिप रजिस्टर्ड। कैश बुक के अंदर कितना कैश आया, कितना गया, उसके बारे में जानकारी होती है। स्टॉक रजिस्टर्ड के अंदर जो स्टॉक परचेज करते हैं ताकि उससे हम लोगों को सर्विस दे सके, तो वो स्टॉक कितना है, कितना पुराना हो गया, कितना बेच दिया, कितना नया पड़ा है हमारे पास, कितना खराब हो गया, वो। और मेंबरशिप रजिस्टर के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उन मेंबर्स की डिटेल यहाँ पर होती है और फुल डिटेल होती है उनकी। ओके, आया समझ में? फटाफट यस लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टॉक रजिस्टर के अंदर क्या होता है, ये इसीलिए मैंने इस चीज़ पे जोर ज़्यादा दिया है। फिर आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। जैसे हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या बनते हैं, बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। ओके हर्ष, क्या बात है, हर सुल आया है भाई। हाँ, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, वो रखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। जो एनपीयू होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाएं या गैर लाभकारी संस्थाएं बोल सकते हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, गैर लाभकारी संस्थाएं। अरे वाह, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है गैर लाभकारी संस्थाएं, और गैर व्यापारिक संस्थाएं मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एक ही है। तो इनको कौन सी बुक्स वगैरह रखनी पड़ती है? तो यहाँ पर इनके लिए 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ये अकाउंट आगे बना हुआ है, लेकिन अब भी जो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपके दिमाग के अंदर अगर घुस गया ना, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस अकाउंट के अंदर। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये कैश अकाउंट की तरह होता है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पहले था, कितना एंड में बच गया, तो ये एक सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कैश बेसिस पे होता है, कैश बेसिस पे होता है, कैश बेसिस पे होता है। आगे जो बोलूँगा ध्यान देना शब्दों पे, ये एक्रूअल बेसिस पे नहीं होता है, उपार्जित आधार पे नहीं होता है। आपने अकाउंटेंसी के अंदर ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जो इनकम जिस साल की हो उस साल में दिखाई जाएगी, चाहे रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट उसको फॉलो नहीं करता। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर का है उस ईयर दिखाया जाएगा। ध्यान देना, बाद में टाइप कर देना, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट उपार्जन आधार बोलता है कि जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर का है उसे उसी ईयर दिखाया जाएगा,
चाहे आपने उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला। समझ में आया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। नहीं मतलब समझे, चाहे इनकम किसी भी साल की हो, अगर मिल गई है तो लिखेंगे, चाहे खर्चा किसी भी साल का नहीं क्यों ना हो, पेमेंट किया है तो लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब है कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश आएगी तो लिखेंगे, जाएगी तो लिखेंगे, किस ईयर से रिलेटेड है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब बोलो, आया समझ में? मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का ये जो मैंने बोला है आपको। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी बाद में चलेंगे। पहले आऊंगा मैं नेक्स्ट आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है पता? बेस्ड ऑन अक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये पूरा का पूरा अक्रूअल कॉन्सेप्ट बेस होता है। जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर का है उसको उस ईयर ही दिखाया जाएगा, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ। अगर ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट 2010 का बना रहा हूं तो इसमें केवल 2010 की इनकम ही दिखाई जाएगी, चाहे वो मिल गई हो या नहीं मिली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दिखाना है। अगर इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर खर्चों की बात करें तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2010 के खर्चे ही दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये 2010 का है, चाहे वो एक्सपेंडिचर का पेमेंट आपने किया हो या नहीं किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे लगता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ये एक तरह का कैश अकाउंट होता है। आगे अच्छे से बेटा, इसलिए इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। कई स्टूडेंट इरिटेट भी होंगे कि सर ये तुमको पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इस चैप्टर की पता है क्या नींव है, नींव। अगर ये नहीं आता ना तो ये चैप्टर आगे समझ में आएगा ही नहीं जो मैंने बोला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बनता है फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद में 2 अकाउंट हो गए। फिर थर्ड नंबर पे ये खूब सारे मैंने चार्ट बना रखे हैं, लेकिन फिर आता है अपनी बैलेंस शीट की बारी। बैलेंस शीट 2 होती है इसके अंदर, ये है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बनती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब वही उस साल की बैलेंस शीट है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर एग्जांपल के लिए अपना ईयर एंड हो रहा हो तो ये बैलेंस शीट है आपके एज ऑन, मान लेते 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा हो तो 31 दिसंबर 2010 की। और ये वाली बैलेंस शीट ये बेटा ओपनिंग है, 31 दिसंबर 2009 की बैलेंस शीट है। अब आप बोलोगे सर भला हम वापस देख लेना विश्वजीत, मजे ले रहा है तू तो। हाँ इधर देखो, ध्यान से देखो और बता दूंगा। देखो 31 दिसंबर 2010 की तो बैलेंस शीट बनाना आपको समझ में आता ही है, क्योंकि ईयर एंड होगा तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ओके, लेकिन ये क्यों बनाएंगे? ये तब बनानी है जब आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखी हो, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये बैलेंस शीट बनानी है। बताओ आया समझ में? जल्दी, जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में मैंने बात बोली समझ में आई? ओपनिंग कब बनाएंगे? जब आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखी। अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है तो फिर हम ओपनिंग नहीं बनाएंगे, हम क्लोजिंग बनाएंगे। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक बार क्या 10 बार क्वेश्चन करेंगे तो बताते रहेंगे। आप भी इस जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए तो आप इसको वापस देखना। अभी आते हैं हम इसकी कुछ पॉइंट्स के ऊपर। आते हैं। देखिए इसमें कुछ जो हमने अभी तक जो इनकम के नाम पढ़े हैं, जो हमने अभी तक एक्सपेंडिचर के नाम पढ़े हैं, यहाँ पर उनके नाम थोड़े चेंज हैं। उन पे नाम थोड़े उनके क्या चेंज हैं, लेकिन उन नाम पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, फिर मैं नाम पे चलूँगा। वो क्या चीज़ है तो समझिएगा। वो चीज़ है, आपको पता होगा एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं। खर्चे जो होते हैं या जो इनकम होती है वो 2 टाइप की होती है। चाहे खर्चे ले लो, चाहे इनकम ले लो, चाहे आय ले लो, चाहे व्यय ले लो, 2 टाइप की होती है। एक होती है रेवेन्यू,
यानी कि आयगत, ओके, और एक होती है कैपिटल यानी कि पूंजीगत, खर्चे भी और इनकम भी, है ना। चाहे एक्सपेंडिचर हो तो दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू यानी कि आयगत, एक कैपिटल यानी कि पूंजीगत। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपके, ये जाएंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। अगर एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, तो चले जाएंगे ये डेबिट साइड में, और अगर इनकम है लेकिन उसका नेचर क्या है, रेवेन्यू, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी वो इनकम, और कहाँ पे चली जाएगी वो, क्रेडिट साइड में चली जाएगी अगर इनकम है तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर है चाहे कैपिटल इनकम है, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी बैलेंस शीट में, वो जाएगी बैलेंस शीट में, ओके। वो कहाँ चली जाएगी बेटा, बैलेंस शीट में। विश्वजीत मैं एंड में बता दूंगा बेटा, ठीक है। अभी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सुनो, ये वही चीज़ें हैं, अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है, ओके। अभी तो बहुत बार रिपीट करूंगा मैं वो चीज़, मुझे पता है एक बार दिमाग में घुसेगी नहीं वो, ओके। हाँ जी, ये मैंने सही लिखा। रेवेन्यू कहाँ जाता है, रेवेन्यू जाता है हमेशा कहाँ पर, वैसे नॉर्मल बात करें तो रेवेन्यू, इनकम या एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग पीएनएल में जाते थे, तो वहाँ पर ट्रेडिंग पीएनएल तो यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ बनेगा इनकम और एक्सपेंडिचर, तो वहाँ जाएंगे। रेवेन्यू है क्रेडिट में चली जाएगी और एक्सपेंडिचर है डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एक्सपेंडिचर या इनकम कैपिटल नेचर का है, पूंजीगत प्रकृति का है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। वो कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। आया समझ में। अभी जो है मैं कुछ पूछने वाला हूँ, कुछ नए स्टूडेंट हैं अभी नए जुड़े हैं, जिनको ऑनलाइन में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ बेटा, आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने और इग्नोर ना करें, क्योंकि मैं जब भी चीज़ें रिपीट करूँगा ना, जब भी चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ ना, वो तभी करता हूँ जब मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना होता है। अभी मैंने रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के जो इनकम और एक्सपेंडिचर है इसको 2-3 बार रिपीट कर दिया है। वो इसलिए किया है क्योंकि आप नए हो, आपको पता नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, सर रिपीट तभी करते हैं जब सर को पूछना होता है कुछ। तो मैं अभी कुछ पूछने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना, फिर वरना हाँ हूँ करते रहोगे कुछ आएगा नहीं। मैं ये पूछने वाला हूँ, वापस सुनना। रेवेन्यू नेचर के जितने भी एक्सपेंडिचर और इनकम है वो जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कैपिटल नेचर की जितने भी खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर, इनकम यानी कि आय है, वो जाती है बैलेंस शीट के अंदर। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन से खर्चे डालेंगे, रेवेन्यू वाले या कैपिटल वाले, ये बता दीजिए। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया अभी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन से एक्सपेंडिचर या इनकम जाएंगे, रेवेन्यू या कैपिटल? पायल बोल रही कैपिटल, गंगा कैपिटल, दो भाई जवाब। सीमा रेवेन्यू, रेवेन्यू, विश्वजीत रेवेन्यू, गगन रेवेन्यू, यश बोरा रेवेन्यू, चेतना रेवेन्यू, भारती शर्मा कैपिटल, मोना रेवेन्यू, अच्छा ललित रेवेन्यू। अभी मैं आपको आंसर नहीं दूंगा इसका आंसर आपको ही देना है। अब सुनना, जब अपन कैश अकाउंट बनाते हैं या बैंक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन से खर्चे डालते हैं, रेवेन्यू या कैपिटल? बताओ ज़रा। कैश अकाउंट तो बनाया है ना 11th में 12th में, तो कैश अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर कौन से खर्चे डालते थे, रेवेन्यू या कैपिटल? अभी पता चलेगा 11th में किसने अच्छे से पढ़ाई करी है। नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। अरे भाई, अगर बिल्डिंग परचेज करते हैं जो कैपिटल नेचर का है वो भी कैश अकाउंट में जाता था, किसी को सैलरी देंगे वो रेवेन्यू नेचर का है वो भी कैश अकाउंट में जाता था। कैश अकाउंट में कोई कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है, वहाँ तो रेवेन्यू भी जाएगा और कैपिटल भी जाएगा। समझ में आया भाई? कैश आ रही जा रही है, उसमें क्या रेवेन्यू क्या कैपिटल, उसमें तो सारे जाएंगे। कैश अकाउंट नहीं बनाया क्या 11th क्लास के अंदर कभी? उसमें बिल्डिंग परचेज करेंगे तो कैश में नहीं लिखेंगे, सैलरी देंगे तो कैश में नहीं लिखेंगे। बिल्डिंग एक रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का खर्चा है और सैलरी एक रेवेन्यू नेचर की है,
तो कैश अकाउंट में नहीं लिखेंगे हम। तो वही तो बोल रहा हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह है, तो उसमें तो दोनों जाएंगे। अब आया समझ में? चलिए एक बार वापस चलते हैं और आपको एक बार रिपीट कराते हैं, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं उसके अंदर जोड़ता हूं। तो आइए देखो, शुरू में आ जाते हैं फटाक से। हाँ देखो भाई, बात ऐसी है कि चैप्टर सिंपल है, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए सिंपल है, जिसको गड़बड़ है उसके लिए बिल्कुल सिंपल नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, पेन चेंज कर लेते हैं, लाल लाल ज़्यादा ही हो गया, कौन सा कलर, ये ठीक है। हाँ, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट की तरह होता है। इसमें चाहे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल नेचर के हो, या रेवेन्यू नेचर की इनकम हो चाहे कैपिटल नेचर की इनकम हो, इसके अंदर सब आएगा। चाहे एक्सपेंडिचर 2009 से रिलेटेड हो, चाहे 10 से हो, चाहे 11 से हो, अगर उसका पेमेंट किया गया है तो आएगा, पेमेंट नहीं किया गया है तो नहीं आएगा। कैश जाएगी तो लिखेंगे, कैश नहीं जाएगी तो नहीं लिखेंगे, कैश आएगी तो लिखेंगे, कैश नहीं आएगी तो नहीं लिखेंगे। जिस साल से रिलेटेड है ऐसा कुछ नहीं है, जिस साल से रिलेटेड है, किसी साल से रिलेटेड क्यों ना हो, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे 2009 की हो, 10 की हो, 11 की हो, 18 की हो, 20 की हो। आया समझ में? ओके ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इस पे भी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये आपका ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की तरह। अगर आपका करंट ईयर 2010 है तो 2010 से रिलेटेड ही एक्सपेंडिचर आएंगे, और इसमें कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे? ओनली रेवेन्यू नेचर, आयगत प्रकृति के एक्सपेंडिचर आएंगे और इनकम आएगी। कैपिटल नेचर यहां नहीं आएगा बेटा। बिल्डिंग खरीदेंगे तो इधर थोड़ी लिखेंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। इधर तो कोई सैलरी पे करिए, कोई कमीशन मिला है वो लिखेंगे, और चाहे वो कैश में मिला हो नहीं मिला हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमने कमा लिया है तो लिखेंगे, हमारे खर्चा हो गया है तो लिखेंगे, लेकिन 1 ईयर से रिलेटेड, क्योंकि इससे हमको उस साल का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। बैलेंस शीट, कैपिटल नेचर, आपको समझ में आ गया। आइए अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पास अलाभकारी संस्थाओं से संबंधित कुछ विशिष्ट मुद्दे, यानी कि स्पेशल आगे तो बोलो सर। अरे बोलता हूँ बेटा, 1 मिनट। स्पेशल पॉइंट्स या आइटम्स, स्पेशल आइटम्स रिलेटेड टू एनपीओ। सबसे पहला एंट्रेंस फीस। डाउनलोड मोबाइल के अंदर तो होते ही होंगे, नहीं होते हैं क्या? मुझे पता नहीं। आगे देखो, अभी बेटा इधर देखो, ये समझो, ओके? हाँ, बाद में चर्चा कर लेना इस पर। एंट्रेंस फीस, ये सबसे पहले तो इनकम होती है, आय होती है। एनपीओ के लिए क्या होती है? इनकम होती है, आय होती है। ठीक है, इनकम या आय का मतलब क्या हो गया? कमाई है। लेकिन ये एंट्रेंस फीस का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल जाते हैं अपन, बेस्ट एग्जांपल याद आया, स्कूल जाते हैं, स्कूल की मंथली फीस होती है कि नहीं होती है? मंथली फीस होती है, वो एंट्रेंस फीस नहीं है। एक पता है स्कूल की एडमिशन फीस होती है, वो एक बार ही लगती है। स्कूल की क्या होती है? एडमिशन फीस। स्कूल फी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल की एक एडमिशन फीस भी होती है जो एक बार ही लगती है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो एडमिशन फीस जो है ना, वो ये है एंट्रेंस फीस, वो साल की एक बार ही लगती है। उसके बाद मंथली आपकी जो फीस होती है एजुकेशन फीस, वो अलग है। एंट्रेंस फीस मतलब एडमिशन फीस। आया समझ में? ओके। फिर आगे ये जो एंट्रेंस फीस है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट।
और रेवेन्यू मानेंगे तो बेटा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। सर क्रेडिट साइड क्यों, इधर आइए बताता हूँ। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें डेबिट में क्या लिखते हैं, खर्चे, क्योंकि खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, एक्सपेंडिचर डेबिट में। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, इनकम। ओके, और मैंने क्या लिखा, बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और कौन सी, रेवेन्यू नेचर की। तो अब मैं आपको यही बता रहा हूं कि कौन सा खर्चा, कौन सी इनकम, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है और कौन सा कैपिटल नेचर का। आया समझ में। अब हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एंट्रेंस फीस। ये अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो ये रेवेन्यू नेचर की है और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम आती है। आया समझ में, आया बेटा, जल्दी बताओ, फटाफट रिप्लाई दो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आप मेरे सामने हो तो आप यूं यूं कर दोगे, अब मुझे तो दिख नहीं रहे ना आप, इसलिए पूछना पड़ता है। हाँ सर, आगे, स्पेसिफिक गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेशली बोला हुआ है क्या, कि ये कैपिटल नेचर की है, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पर, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, एक कैपिटल फंड नाम की चीज दे रखी होगी, उसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके, कहने का मतलब एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, रेवेन्यू नेचर है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के दिखाएंगे। उसके बारे में बोला हुआ है कि वो कैपिटल रिसिप्ट है तो इनकम ही, तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आगे फिर है आपकी मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस जो होती है, आजीवन सदस्यता शुल्क होता है। लाइफ में एक बार पे जो करनी पड़ती है वो मेंबरशिप फीस होती है। लाइफ में कितनी बार, लाइफ में कितनी बार बेटा, एक बार। और ऐसा खर्चा जो लाइफ में एक बार, साल में एक बार नहीं, लाइफ में एक बार, वो तो कैपिटल नेचर ही होगा ना। इतना तो हमको कॉमर्स आती है कि जो पूरी लाइफ एक बार ही खर्चा होगा वो तो कैपिटल नेचर हो गया। फिर वो रेवेन्यू कहाँ से हुआ, रेवेन्यू तो हर साल होता है, हर साल होता है। एडमिशन फीस हर साल लगेगी, तो इसलिए रेवेन्यू नेचर। ये तो लाइफ में मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, तो कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर होगी तो हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना है। ओके, चलो आगे, 2 पॉइंट समझ में आए, जल्दी बेटा। ओके, अगला है हमारा सब्सक्रिप्शन। हमारा प्यारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, रेवेन्यू नेचर का होता है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंदा हर साल मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, है ना, एक बार में सारा नहीं मिलता है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो, और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आगे वाले पॉइंट पे चलूंगा। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, अभी आगे वाला है 4th, वो है डोनेशन। क्या है बेटा, डोनेशन। ओके, किस बात का नहीं बोल रहा है हर्ष, जल्दी बता, समझ में नहीं आया या समझ में आ गया? हाँ जी, जवाब दीजिए। आपकी वजह से देखो कितने बच्चे वेट कर रहे हैं। आप नहीं सर क्यों लिखे हैं, हमका बताइए, फिर मैं डोनेशन की तरफ चलता हूं। अच्छा, आगे करूं, चलो। डोनेशन, डोनेशन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। दान मिलता है ना, वही दान की बात चल रही है। स्पेसिफिक डोनेशन है कि आपको डोनेशन दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपका एनपीओ है, मैं आपको दे रहा हूं, ये लो भाई 10 लाख रुपए, इससे आपको बिल्डिंग बनानी है स्कूल की बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग का बोला है मैंने, इसको और कहीं खर्च नहीं करना है। स्पेशल नेचर बैलेंस शीट में आएगी, क्योंकि बिल्डिंग बनानी है ना, कैपिटल नेचर है। जनरल डोनेशन है, नॉर्मल कोई 100 रुपये 500 रुपये की कोई सी एक रसीद कटवा दी,
कौन सा नेचर है? रेवेन्यू नेचर है। और रेवेन्यू नेचर कहाँ जाएगा? इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में इनकम है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़ूं बेटा? हाँ जी बताइए, डोनेशन समझ में आया? हाँ सर। आगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। रद्दी वाला देखा बेटा? गलियों में रद्दी ले ले, रद्दी ले ले, रद्दी ले ले या रद्दी दे दे, क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से रद्दी दे दे। हाँ, तो उस रद्दी वाले को हमारे स्कूल के अंदर या हमारे उस अनाथालय के आश्रम के अंदर, यानी कि हमारे एनपीओ के अंदर कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पड़ी हैं बहुत सारी, हमने उसको बेच दिया। ये क्या कैपिटल नेचर होगा? तो कौन सा नेचर होगा? रेवेन्यू नेचर होगा। और रेवेन्यू नेचर कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ? क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम तो क्रेडिट ही होती है। ओके, नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुरानी संपत्तियों की बिक्री। बेटा एसेट बिक रही है, एसेट। क्या बिक रही है? एसेट बिक रही है, संपत्ति। कौन सा नेचर होगा बताओ? गगन मुक्का पड़ेगा एक सीधा मोबाइल में से बाहर आके। एसेट्स बिक रही है, कैपिटल नेचर, एसेट्स बेच रहे हैं बेटा। सोल्ड, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, एसेट परचेज करते हैं तो भी कैपिटल, एसेट बेचते हैं तो भी कैपिटल। रेवेन्यू में कहां दिखाते हैं? कभी ट्रेडिंग पीनल में देखा एसेट सेल करी? तो फिर आया समझ में? तो एसेट सेल करते हैं तो वो क्या है हमारा? बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि वो कैपिटल नेचर की रेवेन्यू है, क्योंकि हम एसेट बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे और इससे हमारी एसेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, उस एसेट्स को बेचने से क्या हो रहा है? बहुत ध्यान से देखना, एसेट्स बेच रहे हैं तो कैपिटल नेचर की रेवेन्यू आई। इधर देखिए बेटा, एक एसेट्स हमने बेची, एसेट सेल कर ली। इधर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा, देखना। अभी आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं। इधर देखिए, इस पॉइंट से रिलेटेड कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ? यहाँ ठीक रहेगा। हाँ जी, एक एसेट्स हमने, एसेट्स का नाम लिख देते हैं ना, बिल्डिंग मान लेते हैं या फर्नीचर मान लेते हैं या मशीन मान लो, मशीन या फर्नीचर कुछ भी, मशीन ले लेते हैं। मशीन एक थी, हमने कर दी उसको सेल। मशीन सेल कर दी हमने 1 लाख रुपए में, और उस मशीन की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? वो थी 80,000 रुपये की। तो हमको प्रॉफिट कितना हो गया? हमको प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपये का। आया समझ में? अब भी देखना, पेन चेंज करके रेड पेन से लिखूंगा, डेंजर। यहाँ पर ये जो है ना 1 लाख रुपए, ये कैपिटल नेचर है, और ये जो 20,000 रुपये है ना, ये रेवेन्यू नेचर है। अब बताओ आया? वो 1 लाख रुपए कैपिटल नेचर है, वो कैश में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, और 80,000 से हमारी एसेट कम हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिट जो हो रहा है 20,000 रुपये का, वो रेवेन्यू नेचर है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। आया? एक बार सब धड़ाधड़ यस बोलिए जरा, तो आए मजा। ओके मलिक, हर्ष, यस, आ रहा बेटा समझ में? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके नाम ले रहा हूँ, जो ऑफलाइन वाले हैं उनको ऑनलाइन कर दिया अभी। हाँ सर, ओके। आगे देखो, अगला है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर आप स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल करते हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का है। देखो बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल क्या याद रखना, एसेट्स अलग बात है, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा है आपके पास, कोई बॉल पड़ी है, कोई बैट पड़ा है, या कोई टेनिस का वो क्या बोलते हैं वो पड़ा है, अगर उसको आप बेचते हैं, खेल के सामान की अगर आप बिक्री करते हैं, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, वो रेवेन्यू नेचर का होगा। और क्रेडिट है, इनकम है तो क्रेडिट में जाना है।
ये है बातचीत नहीं है, ये गलत लिख दिया बेटा, ये बातचीत नहीं है। लेजेसी का मतलब क्या होता है? लेजेसी है ये, लेजेसी। लेजेसी का मतलब होता है वसीयत। क्या होता है? वसीयत। काट के सही कर देना, टाइपिंग में प्रॉब्लम कर दी है बंदे ने। बस 2 मिनट और लेगूंगा मैं, ठीक है, फिर ये खत्म होने वाला है। लेजेसी का मतलब क्या है? वसीयत। नेट पूरे दिन मत खत्म करा करो ना, इधर देखा करो, बचा के रखा करो बेटा, एग्जाम टाइम चल रहा है, मैं ज़्यादा कराऊंगा अब। हाँ, वसीयत। मैं क्यों मेरी वसीयत किसी के नाम करूं? हाँ, कोई एक आदमी था जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ी सटक गई, बेटों ने कुछ उसको बोल दिया होगा, उसने बोला साले जाओ भाड़ में, मैं मेरी सारी वसीयत इस अनाथालय के नाम करता हूं। बताओ कौन से नेचर की होगी? किसी की वो ना माँ जी सटक ली, किसी की सटक ली बेटों पे, सेवा नहीं कर रहे होंगे, लपके कर रहे होंगे, सारी वसीयत नाम कर दी अनाथालय के, सारी वसीयत, बहुत पैसा नाम कर दिया, कैपिटल नेचर। आया समझ में? और इसको कहाँ दिखाएंगे हम? वसीयत समझ में आ गया? लेजेसी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछते हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने देखो इसको बोल्ड में करवाया है। लेजेसी, व्हाट इज लेजेसी, क्या होता है आपको बताना है ये। ओके, हाँ जी, आगे फिर लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम कल करेंगे एड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। एड मतलब अनुदान होता है ना, ग्रांट्स भी बोलते हैं इसको, ग्रांट्स, अनुदान। गवर्नमेंट अगर आपको कुछ दान दे रही है, डोनेशन दे रही है, तो उसको अनुदान या ग्रांट्स बोलते हैं। और अगर ये रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है? तो छोटा मोटा है तो रेवेन्यू है, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए दे रहा है तो कैपिटल नेचर का है। आया समझ में? बताइए आपको एनपीओ कैसा लगा?